नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से पहले हमने ऑनलाइन क्लास में कुछ बेसिक जानकारियाँ भी प्राप्त की थी। चैप्टर नंबर 1 में हम विमीय समीकरण, विमीय सूत्र, इनका अध्ययन करते हुए इनके उपयोग को भी पढ़ चुके हैं। इसकी 3 एप्लीकेशंस थी और उन एप्लीकेशंस पर हमने बेसिक न्यूमेरिकल भी किए थे। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो ये है कि यदि हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूरी का मापन करना है, जबकि कंडीशन क्या है, जो हमारी दूरियां हैं वो बहुत ही क्या है, अधिक है। अर्थात यदि आपके पास, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालनी है। यदि आपके पास कोई एक पहाड़ है बहुत हाइट का, तो ऊंचे पहाड़ों की हाइट को मापने के लिए और दो पिंडों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा या चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, इस प्रकार से यदि आपको वृहद दूरियों का मापन करना है तो उसके लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वृहद दूरियों का मापन। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वृहद दूरियों का मापन। वृहद दूरियों के मापन के लिए हमारे कोर्स में लगभग 3 मेथड्स हैं, उन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला मेथड है वह है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, इसे कहते हैं लंबन विधि। लंबन विधि। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पैरेलैक्स यानी लंबन का मतलब क्या है। आप क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपनी आंख से कुछ दूरी पर एक वस्तु को रखता हूं। जैसे मान लेते हैं इस चौक को ही रखा, तो मैं अपनी आंख से इस चौक को देखने का प्रयास करता हूं। तो जब मैं मेरी एक आंख को बंद करूंगा तो ये थोड़ा सा इधर विस्थापित हो जाएगी, और जब मैं मेरी दूसरी आंख को बंद करूंगा तो ये थोड़ा सा इधर विस्थापित हो जाएगी, जबकि ये वस्तु कहाँ है, अपनी मिड पोजीशन पे। तो हमने प्रयोग क्या किया कि अपनी आंख से कुछ दूरी पर मैंने क्या किया, वस्तु को रखा, और उस वस्तु को बारी बारी मैंने अपनी एक एक आंख को बंद करके देखा। जब हमने ये देखा तो हमने देखा कि, या प्रेक्षित किया कि आपकी वस्तु में थोड़ा सा विस्थापन हो रहा है। ये आप प्रयोग घर पे करके देखें, तब आपको पता चलेगा। तो जब मैं इसको डायग्राम में बनाऊंगा तो बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपकी वस्तु यहां पर है ओ स्थान पर, ठीक है, और आप उसे यहां से प्रेक्षित कर रहे हैं। जब आप लेफ्ट और राइट, आपकी लेफ्ट और राइट आईज को क्या करेंगे, बंद करके उसके प्रेक्षित करेंगे, तो वस्तु में आपको क्या हो जाएगा, विस्थापन महसूस होगा। मान लेते हैं ये ओ डैश है और ये कौन सा है, ओ डबल डैश। तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। वास्तव में आपकी वस्तु यहीं पर है, लेकिन जब आप अपनी आंख को एक एक आंख को राइट एंड लेफ्ट को बंद करके देखेंगे, प्रेक्षित करेंगे, तो आपको वस्तु में क्या होगा, विस्थापन महसूस होगा, दिस वन और दिस वन। तो इस मेथड को हम विस्थापन विधि भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड, विस्थापन विधि। ये भी आप नोट कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस O पॉइंट को इससे और इस O पॉइंट को इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहां पर मैं पॉइंट दे देता हूं A और यहां पर पॉइंट दे देता हूं आपका B।
तो मैं क्या कर सकता हूं, इन एंगल्स को मेजर कर सकता हूं। इन एंगल्स को मैं क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। जैसे मेरे पास इसकी वैल्यू φ1 है, इसकी वैल्यू कितनी है φ2, तो z की आकृति से ये भी कितना हो जाएगा φ1 और ये भी कितना हो जाएगा φ1, ये तो आपको पता ही है। तो कहने का मतलब है कि आपके यहां पर जो φ1 और φ2 को है, आप इसको कंबाइंड रूप में थीटा भी मान सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू कितना है, थीटा। ये मैंने मान लिया। थीटा का मेजरमेंट हम दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इन उपकरणों की सहायता से हम कर सकते हैं। अब चूंकि आपको पता है वृहद दूरियों का मापन करना है तो हमें दूरदर्शी का उपयोग लेना पड़ेगा, और थीटा का मेजरमेंट किस में किया जाएगा, रेडियन में किया जाएगा, रेडियन में। और मेजरमेंट किससे होगा, दूरदर्शी से। मैं आपको इसका बेसिक पार्ट बता रहा हूं, आप इसको बुक के अंदर क्या करना, रीड करना, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर कंडीशन ये है कि मैंने लंबन और विस्थापन का मतलब समझ लिया है। कंडीशन ये है कि ये जो ए और जो बी पॉइंट है, जब हम इसे प्रयोग पर अप्लाई करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट अभी तो मैंने अपने पास में माना था, लेकिन मेरे को तो वृहद दूरियों का मापन करना है। तो मान लेते हैं ये आपकी अर्थ है और ये जो चंद्रमा है ये आपका बहुत दूर है। तो जब ये बहुत दूर होगा तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये धीरे धीरे आपको क्या होती जाएगी, पास में आती नजर आएगी। ये ऐसे मान लीजिए कि जब आपका कोई पिंड बहुत दूर होता है तो ये जो एंगल होता है ये बहुत ही क्या होता है, अल्प होता है। और इतने अल्प कोण का मेजरमेंट करना, मापन करना प्रयोगशाला में संभव नहीं है। ये आप खुद दिमाग लगा के देखें कि मैं क्या बता रहा हूँ। जब ये ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूर होगा तब क्या करेंगे, ये जो एंगल का जो आप मेजरमेंट करना चाहेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थ पे आपको ये दोनों ए और बी पॉइंट क्या लेने पड़ेंगे, दूर दूर लेने पड़ेंगे, जिससे आपके एंगल φ1 और φ2 का मेजरमेंट ढंग से प्रयोगशाला में हो जाए दूरदर्शी की सहायता से। तो मैंने ये ए और बी पॉइंट क्या किए हैं, यहां पर चूज किए हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं लंबन की डेफिनेशन लिख देता हूं। लंबन का तो हमारे लंबन की डेफिनेशन क्या होगी, प्रेक्षण बिंदु को विस्थापित करने पर, प्रेक्षण बिंदु को विस्थापित करने पर वस्तु की स्थिति में प्रेक्षित आभासी परिवर्तन, एक्चुअल परिवर्तन नहीं है ये, वास्तव में वस्तु यहीं पर ही है, लेकिन उसका जो आभासी परिवर्तन जो मेजरमेंट किया जा रहा है, प्रेक्षित किया जा रहा है, उसी को ही हम क्या कहेंगे, लंबन कहेंगे। साथ ही यहां पर ये देखना होगा कि ये जो आपका एंगल बनेगा यहां पर जो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, φ1 प्लस φ2, इसे लंबन कोण कहा जाएगा। कौन सा कोण, लंबन कोण कहा जाएगा। जबकि वस्तु O से आपका जो ये पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इसकी डिस्टेंस कितनी हम मानेंगे, S मानेंगे। कितनी मानेंगे, S। और A से B तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कितना मानेंगे, कितना भी मान सकते हैं आप, B मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, B। तो ये हमने नोटेशन दिया है, डायग्राम में एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट से डायग्राम बनाकर हमने पैरामीटर्स तैयार किए हैं। तो ये लंबन कोण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस S है, ये S है, और A और B जो आभासी पॉइंट जो हमने मेजरमेंट किए हैं वो बनाए हैं, उनके मध्य की दूरी स्मॉल b है। आप इस चित्र को नोट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को जब आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास एक आपको ट्रायंगल प्राप्त होगा इस प्रकार से। इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, इसको चाप मान सकते हैं। आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, उससे उसकी तुलना करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे ये ए और बी पॉइंट होंगे ये हमारे पृथ्वी पर होंगे, और ये जो पॉइंट ओ है जिसे हम चंद्रमा मान रहे हैं वो बहुत अधिक दूरी पर है, क्योंकि वृहद दूरी है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल मानकर इस वाली भुजा को हम क्या मान सकते हैं, चाप मान सकते हैं। तो ये जो आपका एक पार्ट होगा ये एक प्रकार के वृत्त का पार्ट आप मान सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को
वृहद दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी, तो मेरे को किसका मेजरमेंट करना है, एस का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे जो चाप है उसकी वैल्यू तो कितनी है, बी, और जो हमारी जो रेडियस है, ये जो हमारा ये एक पार्ट बना है, तो इसमें ये तो हो जाएगा चाप और ये एस क्या हो जाएगी, रेडियस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एस। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस इज इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, दूरदर्शी की सहायता से रेडियन में माप सकते हैं। ये डिस्टेंस हमें पता होगी तो हमारे पास चंद्रमा से जो पृथ्वी तक की दूरी है, या जो हमारे पहाड़ की ऊंचाई है, या आप मान लीजिए हमारे ग्रह के पास में कोई तारा है, उसकी आपको उससे डिस्टेंस निकालनी है, तो वो भी आप यहाँ से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इस मेथड में हमने, पैरेलैक्स मेथड में हमने किसी पृथ्वी से बहुत दूर स्थित जो हमारा पिंड है उसकी दूरी का मापन किया है। बहुत ही सिंपल मेथड है, थीटा इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या के फॉर्मूला। वृहद दूरियों के मापन की जो दूसरी विधि है उसे हम कोणीय विधि कहेंगे। कौन सी विधि है, कोणीय विधि। नंबर 2, कोणीय विधि। कोणीय विधि में हम क्या करेंगे, चंद्रमा का व्यास ज्ञात करेंगे, चंद्रमा का व्यास। ये विधि पहले वाले मेथड से बहुत ही सिमिलरिटी रखती है, फॉर्मूला भी सेम होगा। देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर हैं अर्थ पर, EARTH, अर्थ, आप अर्थ पर हैं और यहाँ पे आपका चंद्रमा है। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो इतना बड़ा ले लेते हैं। तो आपको इसका क्या निकालना है, डायामीटर निकालना है, डी निकालना है। तो जो हमने डायग्राम पहले बनाया था हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे, तो इस चंद्रमा का यदि आपको डायमीटर निकालना है तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लेने, दैट इज ए और बी, और आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। तो आप ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट एस कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा से अर्थ तक की जो लगभग डिस्टेंस है, वृहद दूरी, उसका मापन हमने कर लिया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, तो इनके मध्य की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो तो डायामीटर या व्यास हो जाएगी। और इस व्यास द्वारा या इस चाप द्वारा यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा होगा। ये भी आपको पता है। तो यदि हम थीटा इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो हम चंद्रमा का व्यास निकाल सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं मेरे को इसका व्यास निकालना है डी, तो चाप की जगह तो कितना आ जाएगा डी, और ये जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, एस। ये मैंने मेज़र कर ली है। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आएगा, थीटा इंटू एस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर थीटा हम दूरदर्शी की सहायता से मेज़र कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है, और ये वाली डिस्टेंस भी हम ज्ञात कर चुके हैं, दैट इज़ एस। तो d इज इक्वल टू थीटा इंटू एस की सहायता से हम आप चंद्रमा का क्या कर सकते हैं, व्यास ज्ञात कर सकते हैं, डायमीटर। और जब आप उसका हाफ करेंगे तो आप उसकी रेडियस भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जो हमारे पहले मेथड पर ही क्या था, रिलेटेड। वृहद दूरियों के मापन की जो हमारी अगली विधि है वह है परावर्तन विधि। कौन सी विधि है, परावर्तन विधि। या इसको प्रतिध्वनि विधि भी कहते हैं, प्रतिध्वनि विधि। यह भी बहुत सिंपल है। इसका अध्ययन आप क्लास 9th में वैसे कर चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या है। जैसे आपको आपसे बहुत दूर स्थित जो आपकी पहाड़ी है उसकी आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, या आपसे या कोई दूर कोई वस्तु रखी हुई है उससे आपकी डिस्टेंस निकालनी है, सीधी डिस्टेंस निकालनी है। तो इस विधि की सहायता से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये आपकी कोई पहाड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट मान लो, इसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर इस जगह। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से साउंड वेव को भेजेंगे, ध्वनि तरंग को भेजेंगे। किसे भेजेंगे, ध्वनि तरंग को।
तो आपने क्लास में 9th में पढ़ा है कि ध्वनि तरंग जो होती है वो परावर्तन का गुण रखती है। तो जब आप अपनी ध्वनि तरंग को यहाँ से भेजेंगे तो ये ध्वनि तरंग वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास तक यहाँ पे पहुँचेगी। तो आप किसी ध्वनि तरंग को उपकरण की सहायता से भेज दीजिए और जब वह किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आए वो वापस आप तक वहाँ पर पहुँच जाएगी और आपको उसे संसूचित करना है या प्रेक्षित करना है। इसका मतलब यदि आपकी ध्वनि तरंग का जो वेग है मान लेते हैं वो कितना है, v है, और यहाँ से यहाँ तक कि आपको डिस्टेंस निकालनी है और जो डिस्टेंस में आपको जो निकालनी है उसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं, कितनी है, x है। तो जब आप ध्वनि तरंग को यहाँ से यहाँ तक छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो मान लेते हैं कितना है, t। उसको समय कितना लगता है, पहुँचने में समय कितना लगता है, t। और जब वो वापस यहाँ से परावर्तित हो गई और वह आपके पास पहुँचेगी उसमें भी उसको टाइम कितना लगता है, t। तो ये जो टोटल टाइम है इसको मैं कितना मान लेता हूँ, कैपिटल T मान लेता हूँ। मान लेते हैं टोटल टाइम में कितना मान लेता हूँ, कैपिटल T। तो आपके द्वारा भेजी गई ध्वनि तरंग को टकरा कर वापिस आने में जो टाइम लगेगा वो कितना है, कैपिटल T है। तो ये मेरे पास पैरामीटर्स हो गए। तो मैं बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इससे मैं क्या कर सकता हूं, फॉर्मूला ज्ञात कर सकता हूं, ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं x। तो देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी ध्वनि तरंग ने कितनी ट्रेवल की, आपकी ध्वनि तरंग ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x। तो x और x कितनी हो जाएगी, 2x डिस्टेंस ट्रेवल की। और ध्वनि तरंग का माध्यम में वेग कितना है, v, जो हमें पता होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। और ये जो टाइम है वो टाइम कितना लग रहा है, वो टाइम कितना लग रहा है, t। टोटल टाइम मैंने t माना है तो मैं इसे स्मॉल t ले लेता हूं। मान लेते हैं यहां से यहां तक स्मॉल t और यहां से यहां तक स्मॉल t, या कुछ भी ले लीजिए नोटेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो x का फॉर्मूला कितना बनेगा, x का फॉर्मूला बनेगा vt/2। ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया है। आपसे या सोर्स से आपके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला x = vt/2। टाइम हम मेजरमेंट कर सकते हैं प्रयोग की सहायता से, और जो वेलोसिटी होती है हमें अलग अलग माध्यम में ध्वनि तरंग का वेग भी पता होता है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को माप सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। इसे परावर्तन या प्रतिध्वनि बोलते हैं। प्रतिध्वनि को इंग्लिश में कहते हैं इको। तो जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो आपने देखा हो कि जब आप मुंह से कोई आवाज़ निकालते हैं तो वो टकरा कर वापस आपके पास प्रेषित होती है। उस साउंड को आप बोलते हैं इको साउंड। तो इस मेथड की सहायता से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम विमीय समीकरणों से संबंधित 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हम एक जो विमीय समीकरणों की सहायता से सूत्रों की जांच थी वो बहुत ही सिंपल मेथड था। उसी प्रकार एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज करना भी वो भी सिंपल था। लेकिन जब आपको सूत्र का व्युत्पन्न करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो आप जब सूत्रों को व्युत्पन्न करते हैं विमीय समीकरणों या विमीय सूत्रों की सहायता से, उसके 2 उदाहरण भी आज हम यहाँ पे आज की ऑनलाइन क्लास में कंसल्ट करेंगे। तो आइए पहला एग्जाम्पल उठाते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने नाम सुन रखा होगा सिंपल पेंडुलम का। पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। सिंपल पेंडुलम, सरल दोलक। तो ये भी आपने मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्लास 9th में या 10th में। 10th में आपके टॉपिक भी था। तो जब आप 10th में ये आपने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, सरल दोलक, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक धागा लिया जाता है, अवितान्य डोरी ली जाती है और उससे आप एक छोटे से पिंड को बांध देते हैं। और जब आप इस पिंड को विस्थापित करके यहाँ से छोड़ते हैं इस प्रकार से, तो यह अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है इस प्रकार से। इसी को ही कहते हैं सिंपल पेंडुलम, सरल दोलक। तो सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में
ये जो लंबाई है इसे मैं लूँगा स्मॉल l, प्रभावकारी लंबाई, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसे मैं कहता हूँ विस्थापन। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप विस्थापन ज़्यादा देंगे तो पिंड का जो दोलन होगा उसका आयाम ज़्यादा होगा, अगर आप विस्थापन कम देंगे तो पिंड के दोलन का आयाम क्या होगा, कम। ये आप पर डिपेंड करता है। तो जब ये पिंड यहाँ पर आएगा तो इसकी स्थिति यहाँ होगी, और जब ये पिंड यहाँ आएगा तो इसकी स्थिति कहाँ होगी, यहाँ पर। और ये एंगल यहाँ पर हम लेते हैं थीटा, जिसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। इतना डीपली हमें नहीं जाना है, हमें केवल 10th क्लास में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का, उसके फॉर्मूले को व्युत्पत्ति करना है कि वो फॉर्मूला विमीय समीकरण की सहायता से सही है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो 10th क्लास में आपने फॉर्मूला देखा होगा, जब आपका पिंड यहाँ से एक चक्कर पूरा तय करके आता है तो उसमें जो लगा समय होता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल, उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। और आवर्तकाल का जो फॉर्मूला निकाला था वो कितना था, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में l अपॉन g, ये था। तो आज हमें क्या करना है, विमीय समीकरण की सहायता से l और g की पावर्स निकालने हैं, क्योंकि आपको पता है जो रूट में वैल्यूज होती है वो पता है कितने में होती है, 1/2 में। तो यहाँ पर l की पावर 1/2 और g की पावर जो 1/2 है वो हमें ज्ञात करनी है विमीय समीकरण की सहायता से। ये हमारा उद्देश्य है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए जो आवर्तकाल का सूत्र है ये हमने देखा है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में l अपॉन जी। यहाँ पर l क्या चीज़ है, यहाँ पर l प्रभावकारी लंबाई है, और पिंड की प्रत्येक स्थिति पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा g, वो यहाँ पर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होगा, जबकि लंबाई किस में मेजरमेंट होगी, मीटर में। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि सिंपल पेंडुलम के प्रयोग में जो आपका आवर्तकाल है किन किन घटकों पर निर्भर करता है। आवर्तकाल डिपेंड करता है एक तो लंबाई पर, और एक डिपेंड कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण पर। तो सिंपल पेंडुलम के प्रयोग में आपका जो सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल है वो लेंथ और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड कर रहा है, अर्थात दो भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रहा है। लंबाई l है और गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा g, जबकि आवर्तकाल कितना होगा t। तो इन दिए गए पैरामीटर्स के आधार पर आपको क्या करना है, सूत्र को व्युत्पत्ति करना है। तो आपको पता है, मैंने बताया था मेथड, t किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ और g पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट मान लूँगा, दैट इज k l इंटू जी। यहाँ पर l की पावर मैं ले लेता हूँ a और g की पावर कितना ले लेता हूँ b। तो यहाँ तक का जो मेथड है ये बहुत सिंपल है, ये पिछली क्लास में हमने एक एग्जाम्पल भी उठाया था। तो ये इस समीकरण का LHS पद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, RHS पद। तो आगे इस न्यूमेरिकल को कैसे देखेंगे, जो इस समीकरण का LHS पद है, क्या है, LHS पद। LHS पद में यदि हम देखेंगे तो हमारे पास पैरामीटर टाइम है, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो कितना होगा, mLT। इसमें समय में द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, लेकिन टाइम है। टाइम की पावर कितनी है, T1, तो यहाँ पर लगा देंगे T1। जबकि इसके RHS पद में जब आप देखेंगे तो RHS पद में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट का अभी नहीं करें, कांस्टेंट की वैल्यू प्रयोगों द्वारा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर जो लेंथ है, तो लेंथ के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पर लगा देते mLT, और g के लिए भी लगा देते हैं हम mLT, mL और t। तो आपको पता है लेंथ में द्रव्यमान नहीं होगा, समय नहीं होगा, लेकिन लेंथ तो होगी, दैट इज पावर 1। इसके ऊपर पावर कितनी लगा देते हैं a, और g के ऊपर पावर कितनी लगा देते हैं b। आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो L1T-2 होता है, L1T-2।
और द्रव्यमान 0। ये सब हमने ज्ञात किया हुआ है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इससे समीकरण निकालते हैं, तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, m की पावर तो कितनी आएगी, 0 ही आएगी, जबकि l की पावर कितनी आएगी, यहाँ से l की पावर कितनी आएगी a, और यहाँ से l की पावर कितनी आएगी b। तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जबकि टाइम की पावर यहाँ पर कितनी है 0 और यहाँ पर कितनी है -2b, -2b। तो ये हमारे समीकरण का कौन सा पद बना, RHS पद बना, और ये कौन सा बना, LHS पद। तो जब हम RHS और LHS पद की तुलना करेंगे तो हमारे पास a और b पावर की वैल्यूज आ जाएंगी। किस प्रकार से, LHS की RHS से तुलना करते हैं इस समीकरण के इससे। तो जब आप देखेंगे तो ये तो 0 है, तो a प्लस b जो लेंथ का जो पैरामीटर है उसमें a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो एक समीकरण बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगली जो समीकरण है वो बनेगी t के पैरामीटर से, दैट इज माइनस का 2b इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। और जब b की वैल्यू यहाँ पर मैं रखूँगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2। अर्थात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारा जो फॉर्मूला था जिसमें हम घातों को निकालना चाह रहे थे विमीय समीकरण की सहायता से, वो ये था t इज इक्वल टू के l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, जो कि क्या है, माइनस में। तो हमारा यही था, लेंथ की मैंने पावर निकाली a की जगह मैंने कितना लिखा, 1/2 और g की जगह -1/2। जब ये -1/2 नीचे आएगा तो हमारे पास यही फॉर्मूला प्राप्त होगा। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि l की पावर 1/2 होती है उसे हम रूट में लिख सकते हैं, तो g तो आ जाएगा नीचे और ये वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, रूट में। और जो k की वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड से 2π यहाँ पर हमें प्रयोगों द्वारा प्राप्त होती है। तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में लेंथ और g के लिए क्या किया है, जो हमारी घात है जो पावर 1/2 है वो विमीय समीकरण की सहायता से हमने प्रूफ की है, सत्यापित की है। तो इस प्रकार हम विमीय समीकरण की सहायता से सूत्रों का निगमन कर सकते हैं। विमीय समीकरण की सहायता से सूत्रों को व्युत्पन्न करना, इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, स्टोक का फॉर्मूला। ये आपके चैप्टर में आएगा, स्टोक का सूत्र। स्टोक ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये कोई द्रव माध्यम है, ये भी आपने 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये कोई द्रव माध्यम है और ये द्रव माध्यम शान माध्यम है। शान मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। तो जब आप एक छोटी सी गेंद को या किसी धातु से बनी हुई गोली को या वस्तु को इसके अंदर डिप करते हैं, छोड़ते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ते हैं, तो ये जो वस्तु है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आती है। तो इस वस्तु पर एक तो ग्रेविटी के कारण एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो तो लगता है नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल। और जो द्रव के कारण वस्तु के ऊपर की तरफ एक बल लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जब वस्तु को द्रव में डुबाया जाएगा तो द्रव की जो परतें होती हैं वो क्या करती है, इसको ऊपर की तरफ एक बल का अनुभव करवाती है, और वो होता है शान बल। क्या होता है, शान बल। और इस शान बल का मान डिपेंड करता है आपके द्रव के ऊपर कि आपका द्रव कितना गाढ़ा है और कितना विरल है। अर्थात ये डिपेंड करता है शांता गुणांक पर, शांता गुणांक पर। और ये जो शांता गुणांक होता है इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि आप मात्रक और विमाओं के चैप्टर में देखेंगे तो आपको एक भौतिक राशि मिलेगी शांता गुणांक, और शांता गुणांक की जो विमा है वो आप डायरेक्ट सारणी से यहाँ पर लिखेंगे और चैप्टर में इसे हम ज्ञात करेंगे। शांता गुणांक की जो विमीय सूत्र होता है वह होता है m1 l-1 और t-1। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आप शांता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे
और उसके बारे में पढ़ के आप उसका सूत्र, मात्रक और विमा ज्ञात करेंगे। ये आपके द्रव वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रयोग में हमने क्या किया है, एक वस्तु को जिसकी त्रिज्या कितनी है r, यहाँ पे हम पैरामीटर लिख लेते हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है r, उसको जब आप द्रव में छोड़ेंगे, कौन सा द्रव है, शांत द्रव, और उस शांत द्रव का शांता गुणांक कितना है, ईटा, तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा और द्रव के कारण जो शान बल है वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो आपको क्या करना है, स्टोक के सूत्र में इस शान बल का ही मान निकालना है। विस्कस फोर्स कहते हैं इसको, Fv। आपको विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो निकालना है, और वो फॉर्मूला मैं आपको पहले डायरेक्ट बता देता हूँ, वो होता है 6 पाई r ईटा v। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब जो शान बल है, विस्कस फोर्स है, वो एक तो डिपेंड कर रहा है शांता गुणांक पर, जो आपके द्रव पर डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा वेग के ऊपर कि इस पिंड की इस द्रव में वेग कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और एक है यहाँ पर रेडियस, और ये रेडियस कितनी है, इस गोले की त्रिज्या। तो हमारे 3 पैरामीटर हो गए, r, ईटा और v। विस्कस फोर्स, वस्तु की त्रिज्या, शांता गुणांक ईटा और उसके वेग v पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस सूत्र को व्युत्पत्ति करना है, और व्युत्पत्ति करने का अर्थ यहाँ पर क्या है, इनकी हमें पावर्स निकालनी है, और तीनों पावर कितनी आनी चाहिए, 1 1 1 आनी चाहिए। ये फॉर्मूला आप कॉलेज में या आप अपने चैप्टर के अंदर, यहाँ पर द्रव वाले चैप्टर में, शांता वाले चैप्टर में भी आप इसको पढ़ेंगे। तो आप इन पैरामीटर्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो हमारे दिए गए न्यूमेरिकल में क्या है, स्टोक के प्रयोग में जो शान बल है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। एक तो त्रिज्या पर, एक डिपेंड कर रहा है शांता गुणांक पर, और एक डिपेंड कर रहा है वेग पर। तो यहां पर r रेडियस, शांता गुणांक ईटा और वेग कितना है v। तो इन पैरामीटर्स की सहायता से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। जो हमारा शान बल है, विस्कस फोर्स Fv इज इक्वल टू k r ईटा एंड v, r ईटा एंड v। यहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो प्रयोगों द्वारा 1 आती है, सॉरी 1 नहीं 6 पाई, ये प्रयोगों के आधार पर की जाती है। हमें तो r, ईटा और v की क्या निकालनी है, घातें, दैट इज a, b और c। तो जो हम आपको फॉर्मूला बताते हैं ये याद कर लीजिए, ये कैसे व्युत्पत्ति होता है, वो विमीय समीकरणों की सहायता से ही व्युत्पत्ति किया जाता है। इनमें हम पैरामीटर्स की या जो आपके घटक हैं जो यूज में लिए जा रहे हैं, भौतिक राशियाँ, उनकी पावर्स निकालते हैं विमीय समीकरणों की सहायता से। तो यहाँ पर LHS पद में अगर देखें हम, LHS पद में क्या भौतिक राशि है, बल। तो बल का विमीय सूत्र कितना होगा, बल का विमीय सूत्र हो जाएगा m1 L1 T-2। मैंने आपको बताया था बल और ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। r, अगर RHS पद में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले रेडियस है, रेडियस का मेजरमेंट होगा लेंथ में, किसमें होगा, लेंथ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L की पावर कितनी है, a। अगला हम देखते हैं ईटा। ईटा की मैंने अभी आपको बताई थी, आप सारणी से देखेंगे ईटा की जो विमीय समीकरण होती है, सॉरी विमीय सूत्र m1 L-1 और T-1 ये होता है, और यहाँ पर पावर कितनी लगा देंगे, b। यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र होता है, कितना होता है, L1 T-1 मीटर पर सेकेंड, पावर कितनी लगा देंगे, c। तो इस प्रकार हम LHS और RHS पद से समीकरण बनाकर उनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और a, b, c की वैल्यूज हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इक्वेशंस बना लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, L की पावर तो बनेगी a, यहाँ से L की पावर कितनी बनेगी, -b,
कितनी बनेगी माइनस बी, और यहाँ से एल की पावर कितनी बनेगी प्लस सी। बाद में आता है आपके पास द्रव्यमान, ये द्रव्यमान एम, एम एल टी। तो यहाँ पे m नहीं है, यहाँ m है, m की पावर यहाँ पर कितनी बनेगी b, तो यहाँ पर कितनी लिख लेते हैं b, ये हमने l लिख लिया। और यहाँ पर लिख लेते हैं अगला पैरामीटर t। तो यहाँ t नहीं है, यहाँ t है, t की पावर माइनस b और t की पावर माइनस c, t की पावर माइनस b और t की पावर माइनस c। तो ये वाला जो पद हमारे बना है, ये हमारा पद बना है RHS का, RHS का। m की पावर कितनी बनी है b, ये हम ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। और जबकि LHS में कितना है, LHS में है m1 L1 और t माइनस 2। अब हम यहाँ से तुलना करके a b c की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले समीकरण बना लेते हैं, बीजीय समीकरण। तो b की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सीधा पड़ा है। अगला आते हैं a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अगली यहाँ से समीकरण क्या बनेगी, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2। तो जब आप यहाँ पे b की वैल्यू, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। जब आप यहाँ पर b की वैल्यू क्या करेंगे 1 लिखेंगे, तो ये 1 यहाँ जाएगा, तो इससे c 2 माइनस 1 1, तो यहाँ से c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास 1 है ही। और जब आप इस समीकरण में b और c की वैल्यू क्या रखेंगे 1 1 रखेंगे, तो ये कैंसिल होके a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये सब मैथमेटिक्स से आपको घर पे सॉल्व करना है इसको। तो जब इस समीकरण में हम क्या करेंगे LHS और RHS पद की तुलना करेंगे MM, LL एंड TT, तो हमारे पास इस प्रकार से बीजीय समीकरणें बनेगी। और उससे हमारे पास A, B और C की वैल्यूज़ कितनी आई है 1 1 1। तो आप देख सकते हैं पावर 1 पावर 1 पावर 1। तो मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था, FV इज इक्वल टू 6 पाई R ईटा V में जो आपके घटक या भौतिक राशि R ईटा V की पावर्स हैं वो कितनी आनी चाहिए 1 1 1, और हमारे पास 1 1 1 ही आ रही है। इस फॉर्मूले को आप चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हमने क्या किया है, वृहद दूरियों के मापन के साथ में कुछ न्यूमेरिकल किए हैं। आप ऑनलाइन क्लास को रेगुलर लेते रहें और